गुड इवनिंग। देखो, हम लोग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो न्यू चैप्टर है जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट आज करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम लोग इनकम का 4 सोर्स को पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े हम लोग, हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़े, कैपिटल गेन पढ़ लिए। इनकम का अंतिम और 5वां सोर्स होता है क्या? आपका अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस जितना भी आप देखे होंगे, जो भी आइटम्स होता है, जो भी इनकम का सोर्स है, वो 4 इनकम में नहीं आया हो। हम जानते हैं कि इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से इनकम कमाने का अलग अलग अपना जरिया होता है और हर एक इनकम को एक अलग अलग हेड में रखा गया है। आप एक आदमी कहीं से इनकम कमा रहा है, यहाँ वहाँ कहाँ, आप सबको एक जगह रख कर उसका टोटल इनकम नहीं निकाल सकते। इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से हम लोग क्या करते हैं, सबका एक अलग अलग इनकम शो करते हैं। हम लोग किस तरीके से कौन सा इनकम आ रहा है, उसका सैलरी से कौन सा आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से कौन सा आ रहा है, बिजनेस से या प्रोफेशन से कौन सा आ रहा है। हर इनकम को एक अलग अलग हम लोग इनकम के शेड्यूल पर रखते हैं और सबको निकाल के हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा होता है टोटल इनकम निकलता है। तो आज इनकम हेड का हम लोग लास्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उस विषय पे चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप लोग को हम बता चुके थे ग्रुप में मैसेज करके कि आप लोग डिविडेंड के विषय में और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट के विषय में अच्छे से स्टडी कर लेने के लिए आप लोग उसको अगेन करके उसको 2 बार और पढ़ेंगे। फिर भी हम कुछ जो लिमिटेड आइटम है कुछ के विषय में चर्चा करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, कोई खास चैप्टर नहीं। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको लगेगा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। बस आइटम्स को ध्यान में रखना है इसमें। ये सबसे पहला आइटम आ जाता है मेरा इनकम फ्रॉम डायरेक्टर का फीस। एक चीज याद रखना, डायरेक्टर का फीस जो है तो वो सैलरी इनकम नहीं होता है, बिजनेस इनकम नहीं है। वो डायरेक्टर का फीस जो होता है, कोई भी कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उसका जो फी मिलता है उसको, वो उसका अदर सोर्सेस हो जाता है। वो एक्स्ट्रा इनकम उसका हो जाता है, तो उसको अदर सोर्सेस में दिखाते हैं। अब देखो, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी अगर आपको किसी प्रकाशक से या फिर आपको किसी भी अपने काम के अधिकार के प्रति आपको जो रॉयल्टी मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें डिडक्शन के विषय में कुछ बात करेंगे हम थोड़ा सा पहले। तो इसमें डिडक्शन का कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं है। जिस भी इनकम के पर्पज से जो भी इनकम होता है उस इनकम के साथ अगर डिडक्शन है तो वहीं पर डिडक्शन हम लोग माइनस करेंगे। जैसे कि आप एक किताब लिखते हैं, किताब लिखकर आपको उसका प्रकाशक आपको क्या करता है, रॉयल्टी देती है आपको। तो रॉयल्टी किताब आपको किताब रॉयल्टी कितना मिल रहा है, 5000 का रॉयल्टी मिल रहा है पर एनम, प्रति वर्ष आप मिल रही है। बट आप उस रॉयल्टी को पाने के लिए, मतलब रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए 2000 रुपया खर्च किए, पेपर लिखने में, कॉपी में, कलम में, ये इस डेट बहुत सारा। अब इस तरह का खर्च करके आप तब जाके आपको रॉयल्टी कितना मिला, 5000। तो आपको रेयरिटी में आपको इनकम कितना आ रहा है, अगर देखा जाए तो इनकम आपका 3000 ही आ रहा है, क्योंकि 5000 तो रॉयल्टी मिला, लेकिन उस 5000 रॉयल्टी पाने के लिए हम 2000 अलग से एक्सपेंसेस किए। जो भी आपका एक्सपेंस हो उन सबको माइनस करने के बाद, तो अगर है एनी तो उसको लेस कर देंगे। तो एक्सपेंस पेड कर रहे हैं तो लेस करके जो इनकम निकलेगा वो इनकम यहाँ निकलेगा। ग्राउंड रेंट, भूमि का अगर किराया, याद रखिएगा, बिल्डिंग अलग अच्छी हो गया, वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। भूमि का किराया या फिर कोई ऐसा भूमि वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है, अगर उससे भी आपको इनकम आ रहा है, अगर उसको किराए पे उठा दिए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है। याद रखिएगा, आप उसको ग्राउंड रेंट भी कर सकते हैं, प्लॉट रेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप भूमि मतलब कि वैकेंट रेंट, जो ऐसा प्लॉट जो कि खाली है, उस प्लॉट से आपको इनकम हो रहा है तो वो आपका अदर सोर्सेस में हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थोड़ा सा हर आइटम पे आप अगर थोड़ा सा मंथन करोगे तो आपको लगेगा ये इनकम जो है मेरे इस 4 से नहीं आ रहा है, 5वां होना चाहिए। इस 4 इनकम का कुछ ना कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है? कि सैलरी से कमा रहे हैं। क्या लिमिट है? हम बिल्डिंग से कमा रहे हैं। क्या लिमिट है? हम बिजनेस या प्रोफेशन से कमा रहे हैं। और हम लोग क्या एक कैपिटल गेन के विषय में जानते हैं, कैसे कमा रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे निकालते हैं उसके विषय में समझ रहे हैं। लेकिन ये जो होता है अतिरिक्त इनकम जो आपको आ रहा है,
वो सारा का सारा आपको कैसे आपको खुद मालूम चला ये अतिरिक्त इनकम है। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में वो काम करना, एग्जाम में कॉपी चेक है, एग्जामिनर है, एग्जामिनर फी मिल गया उसको, वो उसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन नहीं हुआ, वो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हुआ। इसलिए अदर सोर्सेस हुआ क्योंकि वो इनकम फ्रॉम सैलरी तो उसका फिक्स है, जो 5,000 जो भी 50,000 सैलरी तो मिल रहा है उसको, लेकिन उसको क्या क्या 2,000 उसको कॉपी चेक करने के लिए अलग से मिला, या फिर एग्जाम में ड्यूटी करने के लिए अलग से मिल गया। एग्जाम में गया, ड्यूटी किया, कोई भी टीचर अगर एग्जाम में ड्यूटी करते हो गए ड्यूटी करता है तो ये मत समझिए कि उसका सैलरी जो मिल रहा उसी सैलरी में से उसको देखा जाए, नहीं, उसको वो अलग से मिलेगा पैसा, वो उसका अलग से उसको चार्ज किया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। जैसे कि यहाँ लिखा देखिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग सबको समझ में आ रहा, अगर उसके प्रति कोई खर्च है तो वो लेस कर दें। सबलेटिंग सबको, सबलेटिंग में से आप पार्ट 1 में रॉयल्टी चैप्टर पढ़े होंगे सबलेजी के विषय में, सबलेटिंग के विषय में समझाए थे। जैसे कोई भी एक किराएदार दूसरे किराएदार को अगर रख लेता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जैसे कि मान लिया जाए आप एक घर ले लिए भाड़ा पे, घर में क्या है 2-3 फ्लैट है, 2-3 रूम है, इसमें से एक रूम आपका यूजलेस पड़ा हुआ है, तो आप तो पूरे फ्लैट का भाड़ा पे कर रहे हो, लेकिन उस एक रूम को अगर आप भाड़े पे उठा दिए हो, यानी भाड़ा से उससे कमा रहे हो, तो इनकम फ्रॉम सबलीजी हो जाएगा, सबलेटिंग, यानी कि आप उससे इनकम कमा रहे हो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। आप चाहे तो जैसे कि मान लिया जाए एक मान लीजिए अपना एक कोचिंग है, उस कोचिंग संस्थान में क्या किया हम पढ़ाते हैं, उसमें 6 घंटा हम पढ़ाते हैं, 2 घंटा किसी और को दे दिया पढ़ाने के लिए, उससे जो रेंट लेंगे वो रेंट क्या हो जाएगा, मेरा इनकम हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा जो हुआ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा मेरा, क्योंकि हम 2 घंटा, हम तो अपना मालिक जो भी मेरा मकान मालिक उसको फुल्ली पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम जो 2 घंटा अलग से किसी को दिए उससे जो इनकम कमा रहा है वो इनकम फिर हमारा अदर सोर्स है, उसी इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। अगर उस सबलेटिंग के लिए एक्स्ट्रा कोई भी अगर खर्च पे कर रहे हैं तो अगर है कोई खर्च तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? अब देखिए एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, याद रखिएगा, मतलब कि कहने का मतलब एग्रीकल्चर लैंड इन फॉरेन, विदेश का कोई भी भूमि हो, कृषि भूमि हो, उससे जो इनकम प्राप्त हो रहा है वो टैक्सेबल होगा। जो भी भारतीय कंपनी, भारत के घरेलू कंपनी से भारत का जो लैंड एग्रीकल्चर इनकम होगा उससे जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो नहीं आएगा, याद रखेंगे हमेशा। और इसमें 2 कंडीशन है, एक कंडीशन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड से ही प्राप्त होगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल होगा, फिर या फिर फॉरेन से कोई विदेशी कंपनी से प्राप्त हो रहा है वो आपका टैक्स। सेम कंडीशन आपका डिविडेंड के साथ भी होता है, याद रखेंगे। डिविडेंड में भी सेम सिचुएशन है, डिविडेंड रिसीव जो होगा अगर वो भारत की किसी भी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से प्राप्त हो रहा है, घरेलू कंपनी से, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और विदेश प्राप्त होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड में भी सेम प्रावधान है। आपको डिविडेंड के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ, उतना नहीं जाना आपको, बस सिंपल याद रखना है कि डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। अगर फॉरेन से हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, अगर भारत से हो रहा है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब देखिए कैजुअल इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टेड चीज है। आकस्मिक आय, ऐसा इनकम जिसका आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये आज हमको 1 लाख रुपया आने वाला अचानक से आ जाता है। ऐसी लॉटरी खेल लिया है, लगेगा कोई दिक्कत है, लॉटरी से अचानक से आपका लॉटरी लग गया, वो दोबारा होने की चांसेस नहीं होती है। जरूरी थोड़ी ना कि आज आपको लॉटरी लगा कल भी आपको लगेगा, कल हो गया अलग वाली बात है, लेकिन आकस्मिक कैजुअल इनकम जो होता है वो अचानक से ही आपको आ जाना पैसा, जिसका आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो पैसा आ गया आपका, तो वो जो होता है 100% टैक्सेबल होता है, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, याद रखेंगे हमेशा। लेकिन अगर कैजुअल इनकम रिसीप्ट हो गया, प्राप्त हुआ है, तो इसका याद रखेंगे भारत में 30% डिडक्शन काट के रिसीप्ट हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं, आपका जो टैक्सेबल होगा वो 100% टैक्सेबल होगा। मान लें अचानक से एक आप लंगड़ा घोड़ा पे आप सट्टा लगा देते हो, एक लंगड़ा घोड़ा जिसका उम्मीद नहीं कर रहे आप जीतेगा, आप चाहे कोई भी घोड़ा पे लगा दिए, ऐसा नहीं कि लगाए तो जीतवे करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर 100 रन मारेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम उस पर लगा दिए शर्त, और उस शर्त से हम जीत गए पैसे, तो वो जीत की राशि जो होगी वो पूरा का पूरा जीत की राशि दिया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा।
बट अगर वो जीत की राशि लिख देगा प्राप्त हुआ है, तो याद रखें वो जो अगर आपको रिसिप्ट हुआ हो तो नेट रिसीव होगा। वो तो नेट जो होगा वो 70% ही नेट रिसीव होता है, 30% डिडक्शन काट के रिसीव होता है, याद रखेंगे हमेशा। तो अगर आपको क्या कर, अगर क्वेश्चन पे आपको नोटिस करना है कि वो जो कैजुअल इनकम मिल रहा है वो रिसिप्ट लिखा हुआ है या फिर खाली अमाउंट दिया हुआ जीता गया पैसा है। अगर रिसिप्ट लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है वो 100% नहीं है, वो कितना परसेंट है, 70% है, उसका 100% आपको निकालना पड़ेगा। 100% निकालने के अलावा नियम पता है आपको, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और 70 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो जब प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब है वो 30% काट के प्राप्त हुआ है। क्लियर? कोई भी उसके विषय में यहाँ पे विस्तार से हम लिख दिए, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो, क्रॉसवर्ड हो, या फिर पजल हो, या फिर आपका हॉर्स रेस हो, या फिर कार्ड गेम हो, या फिर एनी अदर कोई भी गेम हो, किसी भी शर्त से या गेम से या जुआ से या लॉटरी से पैसा प्राप्त हो रहा है तो वो नेट होगा। अगर प्राप्त नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ जीत की राशि दिया हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या फिर रिसीव फ्रॉम लॉटरी, तो दोनों में अंतर है। विनिंग वो 100% है, रिसीव हुआ तो 70% है। तो 70% को 100% में कन्वर्ट कर दे। आप या हम बार बार बोल रहे हैं कैजुअल इनकम का 100% जो होगा टैक्सेबल हो जाए। क्लियर? तो आप इसका 100% निकालने का तरीका बता दिए। आप देखिए सैलरी पेबल टू एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमपी के जो सैलरी होते हैं, सोच लीजिए अदर सोर्सेज है, वो हमारे यहाँ जो एमपी लोग को फैसिलिटी देखिए, उसका जो सैलरी मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, वो अदर सोर्सेस में जा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम में जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब कि एमपी का सैलरी जो है। अब है एग्जामिनर फीस के विषय पहले बता चुके हैं। एग्जामिनर फीस जो होता है वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो रहा, अदर सोर्सेस में अदर इनकम कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा अदर इनकम कैसे हो रहा है। कोई भी एक टीचर है उसको एग्जाम में अगर ड्यूटी दिया है तो उसको उसके लिए अलग से फी देगा, वो फी जो होगा उसका अदर सोर्सेज में। अगर उस फीस के पर्पस में अगर कुछ खर्च किया है तो खर्च काट के दिया जाएगा। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सैलरी हेड में जाता है, अनरिकॉग्नाइज्ड अदर सोर्सेज में आ गया। इंटरेस्ट टैक्स रिफंड ये आ जाएगा आपका, बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए इंश्योरेंस का कमीशन आ जाएगा। इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड वही है, ग्राउंड रेंट की तरह ही है, खाली अगर भूमि पड़ा हुआ है उससे उसको आप भाड़े पे उठा दिए हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया। देखिए इनकम फ्रॉम प्लांट मशीन फर्नीचर लेट आउट ऑन हायर वेयर इट इज नॉट एक्चुअल बिजनेस द एसएससी, मतलब कि आप मशीन बिल्डिंग, अगर मान लीजिए आप कर्मचारी एक करदाता है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग, उसको आप भाड़े पे लगा दिए। आप कोई भी आपके पास इस तरह का प्रॉपर्टी है, एक टैक्सेबल पर्सन है आप, और किसी तरह का प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा दिया, उससे जो आपको इनकम हो रहा है तो वो इनकम जो होगा आपका एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। मान लीजिए हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मेरा एक गाड़ी है, गाड़ी को हम भाड़े पे चला रहे हैं, फर्नीचर है भाड़े पे लगा दिए, तो उससे जो इनकम हो रहा है वो मेरा अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, याद रखेंगे हमेशा। फैमिली पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैमिली पेंशन इसको समझेंगे हम। फैमिली पेंशन में एक कंडीशन होता है, फैमिली पेंशन जितना ही धनराशि फैमिली पेंशन मिलेगा सालाना, उसमें डिडक्शन चार्ज होता है, एग्जेम्प्ट होता है उसका 15,000 या फिर 1/3, 15,000 या मतलब कि पेंशन का 1/3, समझ में आ रहा है? जितना ही फैमिली पेंशन रहेगा उतना दिखा देंगे, उसमें लेस करेंगे 15,000 या फिर पेंशन का 1/3%, जो दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट, दोनों में से जो कम होगा उसको एग्जेम्प्ट करके तब अमाउंट में दिखा देंगे यहाँ पे। क्लियर? एक कंडीशन ये। और एक चीज और, अच्छा उसके विषय में क्लियर करता है, कंपनसेशन रिसीव फॉर यूज ऑफ बिजनेस एसेट, अगर बिजनेस एसेट्स को यूज करें उसमें किसी प्रकार कंपनसेशन मिल रहा है तो वो भी आपका अदर सोर्सेज में चला जाएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, अब देखिए अनडिस्क्लोज में क्या क्या आ जाता है, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, आपके पास पैसा है लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं, आपके पास है तो आप ही के पास, क्रेडिट किया हुआ आप ही के पास है, बट उसका आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कहां से आ रहा है ये पैसा मेरे पास। जैसे कि आपके पासबुक में सपोज आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, आपके पास बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया है,
जिसमें से आप 40,000 के पास 40,000 का आपके पास हिसाब है कि 40,000 रुपया कहाँ से हम लाके जमा किए, 10,000 का आपके पास कोई हिसाब नहीं है, कहाँ से आया, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप। है तो आप ही के पास, आप तो लोगे जरूर, है आपका पैसा, बट आप क्या कर रहे हो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो पैसे को आपको अदर सोर्सेस में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कहां से आया पैसा, ये तो कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, बट है मेरे पास, लीगल है, तो उसको आपको अदर सोर्सेस में रखना पड़ेगा। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, ये कोई भी रहेगा, आप सब कहां रखेंगे, सबका सेक्शन दिया हुआ है, सबको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अभी डिविडेंड रिसीव के विषय में बोला, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड रिसीव होता है अगर भारतीय कंपनी से प्राप्त हो रहा है, घरेलू कोई भी कंपनी से, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर आपको विदेशी कंपनी से प्राप्त हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अब आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस और अदर कोई भी गेम। इस गेम में एक बात और याद रखेंगे, लॉटरी का टिकट खरीदने का हो, हॉर्स रेस का टिकट खरीदने का हो, कोई भी चीज खरीदने के पर्पज से आप खर्च करते हो खरीदने के लिए, उस खर्च को इग्नोर कर देंगे, उस खर्च को आप लेस नहीं कर रहे। जैसे कि आप लॉटरी को खरीदे, उससे आपको जीत का राशि मिला 1 लाख रुपया, तो आप वहां पर दिया हुआ लॉटरी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस लेस करके नहीं दिखा, ऐसा कभी नहीं होता, याद रखेंगे। कोई भी आप गेम से पैसे को जीत रहे हो, अमाउंट आपको मिल रहा है, उस पे 100% टैक्सेबल होगा, उस पे जो एक्सपेंस होगा, उसमें किसी प्रकार का एक्सपेंस जो होगा उसको इग्नोर कर देंगे, उसको हम लोग कहीं पे नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात, अगर इस तरह से जीत की राशि जो आ रही है लॉटरी से, हॉर्स से, कोई भी राशि, अगर वो 10,000 से कम है, 10,000 से कम अगर प्राप्त हो गया, 10,000 से कम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस अप नहीं करेंगे, मतलब 100% उसका नहीं निकालेंगे, जितना रहेगा उतना पे टैक्स लग जाएगा। अगर 8,000 है, 8,000 लिखा हुआ, अभी अब हम क्या बोले कि अगर किसी भी गेम से पैसा रिसिप्ट है, तो इसका मतलब 30% डिडक्शन काट के रिसिप्ट हुआ है, उसका 100% निकालना पड़ेगा आपको, तब दिखाना पड़ेगा यहाँ कि 100% पे टैक्स लगता है। तो अगर वो 10,000 से कम है, 10,000 से कम है, तो वहां पे आप ग्रॉस अप नहीं करेंगे, जितना अमाउंट रहेगा उतना पे टैक्स लगेगा। क्लियर? उसके बाद दिया हुआ आपको क्या लिखे हम, मैरिज गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट। अगर शादी में किसी भी अपने रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आपको रिलेशन के विषय में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग कभी कभी समझते हैं ये मेरा रिलेटिव है, नहीं, अब आपको वहां पे पढ़ना होगा, आपके किताब में जहां पे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव गिफ्ट वाला कंडीशन होगा, उस आर्टिकल को, उस सेक्शन को अच्छे से स्टडी करेंगे आप लोग। किताब में आपका दिया हुआ है कौन कौन रिलेशन होता है, कौन रिलेशन नहीं है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा ये मेरा रिलेशन है, बट वो रिलेशन में नहीं आता है, लगेगा ये इसके ऊपर मेरा उत्तरदायित्व है, लेकिन वो उत्तरदायित्व नहीं दिखेगा वहाँ पे, आपको उसके विषय में पढ़ना पड़ेगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में समझा देगा कौन रिलेटिव में आता है, कौन नहीं आता। तो शादी विवाह में क्या बोले, रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदर किसी से मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके विषय में बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके विषय में हम अभी फिर से एक वीडियो में आपको स्टेप से समझाएंगे आपको। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक होता है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक होता है कंप्लीट टैक्स फ्री, और एक होता है टैक्सेबल, किस पे टैक्स लगता है, किस पे टैक्स नहीं लगता। उस विषय में आप इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे फिर से भी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सा इंटरेस्ट पे टैक्स है। और एक चीज याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो रिसिप्ट होता है उसमें टीडीएस, टीडीएस समझ में आता सबको, टैक्स डिडक्शन सोर्स, ये टीडीएस 10% काट के रिसीव होता है। हम नेक्स्ट टाइम टीडीएस के विषय में चर्चा करेंगे। 10% हम आप बार बार बोल रहे हैं कि टैक्स जो लगता है 100% पे लगता है, वो कोई भी ब्याज जब प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो 90% ही मिलता है, 10% मतलब टीडीएस काट के मिलती है। तो आपको उसको भी ग्रॉस अप करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट बॉन्ड पे मिल रहा है, डिवेंचर पे मिल रहा है, जिस पे यूपी गवर्नमेंट का मिल रहा है, किसी भी गवर्नमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो उस इंटरेस्ट जो होता है वो 10% उस पर क्या करते हैं, रेडियस काट के मिलती है हम लोग को। तो आपको उसको भी ग्रॉसअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 से गुना करेंगे तो उसका भी ग्रॉसअप वैल्यू जो निकलेगा वो। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसी विषय में कि कौन कौन सा इंटरेस्ट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग इसको नोट्स करेंगे और इसको समझेंगे ध्यान से, थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हम फिर आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको इंटरेस्ट के विषय में समझाएंगे।